नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे डेली। ओके, सो बात करेंगे आज के हम करंट अफेयर की। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, मैं टॉप 10 क्वेश्चन लेके आई हूँ डेली। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। जो भी हमने कल के जितने भी करंट अफेयर थे उनका हम रिवीजन करते हैं, एंड साथ ही साथ टॉप 10 क्वेश्चन जो आज के होंगे उनको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, एंड लास्ट में हम कवर करते हैं डे ऑफ द वर्ड। ओके, सो आज का सेशन जो है गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये लेक्चर आपको बायलैंग्वेज मिलता है, हिंदी प्लस इंग्लिश में। डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे मैं इस वीडियो को अपलोड कर देती हूँ। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी मेरी वीडियोज आए वो आप तक पहुंच जाए। सो गाइस, अब देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन। एंड आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा जय हिंद जय भारत। ओके, सो प्लीज आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड थॉट ऑफ द डे है गाइज आज का, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे पर्सनली ये। कर्तव्यों का बोध कराती, यानी यहाँ बात चल रही है पुस्तक, है ना। पुस्तक कर्तव्यों का बोध कराती, अधिकारों का ज्ञान, शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान। तो देखिए गाइस, कर्तव्य का बोध भी कौन कराती है हमें, कि हमें क्या काम करना है, तो ये पुस्तक ही कराती है। साथ ही साथ अधिकारों का भी ज्ञान हमें तभी मिल पाता है जब हमें पता हो, जब हमने उस चीज के बारे में पढ़ा हो। कहाँ से? किताबों से। शिक्षा से ही मिल पाता है सर्वोपरि सम्मान, ये तो बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल ही, है ना। कि अगर आप अभी पढ़ लेते हैं अच्छे से और कुछ बन जाते हैं, तो आपको हर जगह क्या मिलेगा? सम्मान ही सम्मान मिलेगा। तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और सो स्टार्ट कर देते हैं हम सेशन। एंड सबसे पहले हम करेंगे क्विक रिवीजन। तो जो भी हमने कल के जितने भी करंट अफेयर थे उन्हें हमने पढ़ा था, उनको जल्दी से यहाँ पे हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई थी? तो हमने पढ़ा था कल श्रीनगर के बारे में। तो श्रीनगर में अभी हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जाएगी। वही सेकंड क्वेश्चन है, तजीम फयाज ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? तो गाइस, करेक्ट ऑप्शन है रजत पदक जीत लिया है ताजिम फयाज ने, जो कि अभी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियन हुआ था उसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन के विरोध के बीच अमेरिका और किस देश ने व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ताइवान ने व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं अमेरिका के साथ। चीन इसका विरोध करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आरक्षण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए विशेषण के पैनल का गठन किया था? तो मेघालय ने अभी हाल ही में, मेघालय राज्य सरकार ने आरक्षण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए एक विशेष पैनल का गठन किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एओए के रूप में कार्यभार संभाला है? तो राजेश कुमार आनंद जी हैं जिन्होंने एओए के रूप में कार्यभार संभाला है। तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा एओए की फुल फॉर्म क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कार्यवाहक डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में विजय कुमार जी को अभी उत्तर प्रदेश के डीजीपी के रूप में चुन लिया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में अहमदानगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया गया है? तो महाराष्ट्र इज करेक्ट ऑप्शन होगा। तो महाराष्ट्र में अभी हाल ही में अहमदानगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है, किसने 2025 में IUCN के विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली जीती है? तो UAE है वो, जिसने अभी हाल ही में 2025 में होने वाले IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली को जीत लिया है। नेक्स्ट है, भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य में अभी बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण कर लिया है भारत ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कल का, नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो फिनलैंड अभी जो हाल ही में नाटो का नया सदस्य बना है, न्यू मेंबर बना है, तो वहीं पर आर्कटिक सैन्य अभ्यास को शुरू किया गया है। ओके, तो ये हमने किया है कल का क्विक रिवीजन। एंड अब हम बात करेंगे आज के सेशन का। सो आज है 7 जून 2023, डेली करंट अफेयर बाय SSR। गाइस, अब स्टार्ट कर देते हैं सेशन, जो कि है फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? When has World Environment Day been celebrated recently? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया गया है? तो गाइस, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि 5 जून। 5 जून को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड
इन्वायरमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस। सो इसके बैकग्राउंड की कुछ इंफॉर्मेशन है वो भी हम समझ लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण के मुद्दों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने और ग्रह की रक्षा के लिए सकारात्मक कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए 5 जून को मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है, जो कि हर साल 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, ताकि लोगों को जागरूक बना सके, अपने ग्रह की रक्षा कर सके। इसीलिए हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ओके, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 को कोटे डी आइवर द्वारा होस्ट किया गया है, जो कि और नीदरलैंड द्वारा समर्पित है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम की बात करें तो ये क्या है, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान करना इस साल की थीम रखी गई है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो ये इस साल की थीम है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्जाम में मैंने आप सभी को कितनी बार बताया है कि हर एक एग्जाम यानी जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें ये डे एंड उसकी थीम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो याद रखिएगा। ओके, थीम की बात करें तो थीम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा चुना जाता है, जो कि दुनिया भर में गतिविधियों और चर्चाओं के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है। क्या, UNEP। तो UNEP की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। तो इसी के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि क्या थीम रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 100 से अधिक देशों में व्यक्तियों, समुदायों, संगठनों और सरकारों द्वारा मनाया जाता है। यह जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को जोड़ने और उन्हें एक स्थायी भविष्य के लिए कार्यवाही के लिए प्रेरित करने का अवसर के रूप में भी कार्यरत है। यह दिन जो है जलवायु परिवर्तनों, वनों की कटाई, प्रदूषण और जैव विविधता के नुकसान जैसी पर्यावरण चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। नेक्स्ट है, यह पर्यावरण संरक्षण के महत्व की समझ को बढ़ावा देता है और लोगों को अपने दैनिक जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। प्रत्येक वर्ष अगले एक अलग देश को विश्व पर्यावरण दिवस में वैश्विक मेजबानी के रूप में चुना जाता है। तो याद रखिएगा 5 जून को हम क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इसका आप थीम भी याद रखिएगा और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को आपको याद रखना है। कोई डाउट हो तो डाउट को छोड़ के जाना है, क्लियर करके जाना। ओके, मूव करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस जो है पहली बार कब मनाया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है पहली बार 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया गया था। वैश्विक स्तर पर इसका आयोजन 5 जून 1974 को स्वीडन की राजधानी यानी स्टॉकहोल्म में शुरू हुआ था, जहां 119 देशों की उपस्थिति में एक पर्यावरण सम्मेलन को आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन के दौरान प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय ले लिया गया था। तो याद रखिएगा पहली बार कब मनाया गया था, 1972 में। और फर्स्ट टाइम बात करेंगे इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो 5 जून 1974 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोल्म में शुरुआत की गई थी। ओके, अब मूव कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा ग्रुप कहाँ भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री को स्थापित करेगा? रिसेंटली वेयर विल टाटा ग्रुप सेट अप इंडियाज फर्स्ट लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री। तो अभी हाल ही में टाटा ग्रुप ने कहाँ पर भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री को स्थापित करने वाला है? तो करेक्ट ऑप्शन है गाइस ऑप्शन सी यानी गुजरात। अभी हाल ही में टाटा ग्रुप ने यह घोषणा की है कि वह लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री को स्थापित करेगा। कहाँ पे? गुजरात। तो गुजरात यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। सो अब देखते हैं इसकी बैकग्राउंड की क्या इन्फॉर्मेशन है। तो भारत के दिग्गज बिजनेस ग्रुप है जो है टाटा ग्रुप, आप सभी जानते होंगे, ने गुजरात में लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की अपनी योजना की घोषणा कर दी है। इस परियोजना के प्रारंभ चरण में रतन टाटा समर्थित समूह जो है उन्होंने 13,000 करोड़ का निवेश करने की बात की है। वहीं यह विकास देश को अपनी इलेक्ट्रॉनिक वाहन आपूर्ति श्रृंखला बनाने में प्रतिबद्धता का हिस्सा रहेगा। वहीं 2 जून को टाटा समूह समर्पित सहायक अग्रतास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन और गुजरात सरकार के बीच एक समझौते पर MOU पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। तो याद रखिएगा टाटा ग्रुप ने अभी गुजरात में लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री को स्थापित करने की बात की है, जो कि रतन टाटा समर्थन समूह जो है 13,000 करोड़ का निवेश करने वाली है इसमें। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थर्ड है। हाल ही में RBI ने किस देश पर 2.2 करोड़ यानी 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है? तो रिसेंटली RBI हैज इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ ₹2.2 करोड़ ऑन विच
बैंक। तो हाल ही में ऑप्शन इज करेक्ट होगा ऑप्शन ए यानी इंडियन ऑब्जर्व्स बैंक यानी आईओएस यानी इंडियन ओवरसीज बैंक के ऊपर 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। किसके द्वारा? तो आरबीआई के द्वारा अभी इंडियन ओवरसीज बैंक के ऊपर जुर्माना लगा दिया गया है। सो इसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन जान लेते हैं क्यों लगाया गया है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक पर रिजर्व बैंक ने 2.2 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगा दिया है। रिजर्व बैंक ने अपनी जांच में पाया कि आईओबी नियमन और रेगुलेशन संबंधित नियमों का अनदेखी कर रही थी। यानी जो आरबीआई ने जो भी रूल एंड रेगुलेशन बना रखा है वो उसको फॉलो नहीं कर रहा था इंडियन ओवरसीज बैंक, इसलिए उसके ऊपर 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। आरबीआई के मुताबिक बैंक ने बैंक लोन की पहचान करने कोहाती बरती। इसके अलावा प्राइवेट में फंड रिजर्व कोटों को भी अनदेखा किया है। सेंट्रल बैंक ने अपनी जांच के दौरान मार्च 2021 में बुक ऑफ अकाउंट में इन खामियों को नोटिस किया था, इसलिए अब आरबीआई ने इनके ऊपर जुर्माना लगा दिया है 2.2 करोड़ के। ओके, तो याद रखिएगा। एंड मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फोर्थ है। हाल ही में जारी NIRF रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? Which top has been ranked in a recently released NIRF रैंकिंग 2023 यानी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में कौन टॉप रैंक पे है? कौन सी यहाँ पे बात की गई है, क्या बोल सकते हैं, इंस्टीट्यूट क्यों? ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा माय डियर फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन इज ऑप्शन सी यानी कि आईआईटी मद्रास। तो अभी आईआईटी मद्रास जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा 2023 के रैंक के फर्स्ट पोजीशन पे है। ओके, तो भारत सरकार की ओर से बात करेंगे यहाँ पे NIRF रैंकिंग 2023 जारी कर दी गई है, जिसके तहत देश के टॉप विश्वविद्यालयों की लिस्ट जारी की गई है। इसमें शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग जारी की है, जिसमें आईआईटी मद्रास ने लगातार 5वें वर्ष समग्र श्रेणी के तहत अपनी रैंक 1 बरकरार रखा है। साथ ही साथ लगातार 8वें वर्ष सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग संस्था के रूप में पहले नंबर पर भी बना हुआ है आईआईटी मद्रास। ओके, हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में आईआईटी मद्रास की रैंकिंग स्कोर में गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन फिर भी यह संस्था अपनी टॉप पोजीशन पे बरकरार है। वहीं पिछले साल संस्था का स्कोर जो था 87.59 था, लेकिन इस बार घट के 86.69 हो गया है। तो याद रखिएगा आईआईटी मद्रास जो है टॉप रैंकिंग में है। ठीक है, एंड बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि है फिफ्थ। हाल ही में कहां 1450 करोड़ की 4 रोड परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो वेयर हैव 4 रोड प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹1450 करोड़ बीन इनकरेज रिसेंटली? तो करेक्ट ऑप्शन है गाइज यहाँ पे बात करेंगे असम की। ऑप्शन डी इज करेक्ट है, यानी असम राज्य में अभी 1450 करोड़ की 4 रोड परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। किनके द्वारा? तो आप बताइए इनका नाम क्या है? ठीक है, तो ये परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं, जिनका नाम है नितिन गडकरी। ओके, तो इन्होंने ही अभी केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग नितिन गडकरी ने सोमवार को असम को 2 नेशनल हवाई प्रोजेक्ट की आधारशिला रख दी है। उन्होंने उत्तरी पूर्व राज्यों में भी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का अनावरण किया है। इन 4 प्रोजेक्ट का कुल मूल्य जो है 1450 करोड़ रुपए है। वहीं इन्होंने बात करेंगे नावगांव और बाईपास तेलिया गांव रंगगरा के बीच 4 लेन यानी मंगलदाई बाईपास। नेक्स्ट है डोबका परखुआ के बीच 4 लेन खंड की आधारशिला रखी गई है। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा थे और सांसद हैं दिलीप सिकैया और वही प्रद्युत बोरोदोलई तथा राज्य के वन मंत्री हैं चंद्र मोहन पटवारी भी यहाँ पे उपस्थित रहे थे इस समारोह में। साथ ही यहाँ पे सेम वही बात लिखी गई है कि नावगांव बाईपास तेलिया गांव रंगबर्रा के बीच में 18 किलोमीटर लंबे 4 लेन खंड की लागत जो है 403 करोड़ रुपए रहेगी। यह राजमार्ग का चौड़ीकरण उत्तर असम और ऊपरी असम के बीच आवागमन को बढ़ाया जाएगा, ताकि आर्थिक विकास और नव अवसरों का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के
78वें यानी 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज 78 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी डेनिस फ्रांसीसी को अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें प्रेसिडेंट के रूप में चुन लिया गया है। ओके तो इसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग एक बार जान लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के 193 यानी 193 सदस्य देशों के त्रिनाद और टोबोगो के एक अनुभवी राजनिकाय डेनिस फ्रांसीसी को संयुक्त राज्य महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया है। करीब 40 साल के करियर में फ्रांसीसी सितंबर में शुरू हो रहे संयुक्त राष्ट्र के मुख्य नीति निर्माण निकाय की कमान संभालेंगे। वहीं इन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की प्रतिष्ठित महासभा हॉल में एक समारोह के दौरान चुन लिया गया था। एंड महासभा में संयुक्त राष्ट्र की सभी 193 सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें से सभी के पास समान वोट है। ओके आज का जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले 7, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ओके हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो हु वॉज रिसेंटली टेक ओवर एज अ 14th प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी अजय बंगा। ओके अजय बंगा जो है अभी हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में पदभार को ग्रहण कर रहे हैं। सो इसके बैकग्राउंड की हम बात करेंगे। ठीक है तो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं अजय बंगा, जो कि वर्ल्ड बैंक के 14वें अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। वे 2 जून 2023 को यह कार्यभार संभालेंगे यानी संभाल चुके हैं। अगले 5 वर्ष तक इस पद पर रहने वाले हैं। तो आपको याद रखना है नेक्स्ट 5 ईयर तक ये अब इसी पद पे रहने वाले हैं अजय बंगा। ठीक है वे वर्ल्ड बैंक के मौजूदा प्रेसिडेंट यानी कि डेविड मालपास की जगह लेंगे। तो ये भी नेम याद रखिएगा कि अजय बंगा जो है किसका स्थान लेने वाले हैं? तो डेविड मालपास का जगह लेने वाले हैं। वहीं वर्ल्ड बैंक के अगले अध्यक्ष पद के लिए अजय बंगा के नाम का नामांकन अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जिन्होंने उनका नाम चुना था। इसी साल 23 फरवरी को बाइडेन ने बंगा को नॉमिनेट भी कर लिया था। मशहूर क्रेडिट कंपनी है मास्टर कार्ड के सीईओ के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। ठीक है 63 साल के हैं बंगा। फिलहाल इक्विटी फर्म जर्नल अटलांटिक के वाइस चेयरमैन के तौर पर वर्ल्ड बैंक में अगले अध्यक्ष पद के लिए अजय बंगा को जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली, बांग्लादेश, कोटे डी आइवर और कोलंबिया, मिस्र, घाना, केन्या, सऊदी अरब, कोरिया गणराज्य और संयुक्त राष्ट्र का समर्थन मिला है बंगा जी को। ओके तो ये आपको याद रखना है बैकग्राउंड की जो इन्फॉर्मेशन है। और कोई डाउट हो तो प्लीज डाउट को छोड़ के जाइएगा, डाउट क्लियर करना है। ओके एंड अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 8 हाल ही में सुलोचना लटकर का निधन हुआ है, वह कौन थी? रिसेंटली सुलोचना लटकर पास अवे, हु वाज शी? तो ये कौन थी? तो यह एक क्या थी? ये एक अभिनेत्री थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ओके तो याद रखिएगा सुलोचना लटकर का निधन हो गया है, जो कि अभिनेत्री थी। दिग्गज अभिनेत्री हैं सुलोचना लटकर, जिनको बीते दिन रविवार को निधन हो गया है, जिनकी आयु थी 94 इयर्स की थी। उम्र संबंधित बीमारियों से लंबे समय से वो जूझ रही थी, इसलिए अब ये हमारे बीच में नहीं है। तो सुलोचना लटकर एक अभिनेत्री थी जो अब हमारे बीच में नहीं है, इनका निधन हो गया है। तो याद रखिएगा ये एक अभिनेत्री थी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि 9th है। हाल ही में किस राज्य में भिवाड़ी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? तो रिसेंटली इंडिया द फर्स्ट कार्बन फ्री विलेज इज बीइंग डेवलप्ड इन भिवाड़ी ऑफ विच स्टेट? तो करेक्ट ऑप्शन है गाइस, यहाँ पे बताइए जल्दी से, आप सभी को पता है तो मैं ही बता देती हूँ कि ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, यानी महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र जो है करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। तो महाराष्ट्र के भिवाड़ी में, क्योंकि मैंने इसलिए कहा था आप लोगों से गेस करने के लिए क्योंकि भिवाड़ी नाम था इसलिए। ओके तो महाराष्ट्र के भिवाड़ी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है। तो ये याद रखिएगा। ओके क्योंकि ये क्या है, भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव है, इसलिए ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th एंड आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो हाल ही में दुनिया के गुप्तचर
गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक कहाँ हुई है? तो वेयर वॉज द सीक्रेट मीटिंग ऑफ इंटेलिजेंस चीफ ऑफ द वर्ल्ड हेल्ड रिसेंटली? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी सिंगापुर में अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई है जो कि सीक्रेट मीटिंग है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस चीफ जो है वो इस मीटिंग में इन लोगों ने मिलकर मीटिंग की है। ठीक है, तो सिंगापुर में ये मीटिंग हुई है। ओके, बात करेंगे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की। तो दुनिया की प्रमुख खुफिया एजेंसियों के 2 दर्जन वरिष्ठ अधिकारियों ने इस सप्ताहांत सिंगापुर में एक गोपनीय बैठक की। यह बैठक की बात करें तो कहाँ हुआ है? तो संग्री ला डायलॉग सिक्योरिटी मीटिंग के दौरान ये हुई थी। तो ये याद रखिएगा कि अभी सिंगापुर में हाल ही में खुफिया एजेंसियों के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी थी उन सभी ने मिलकर एक गोपनीय बैठक की है। ओके, तो याद रखिएगा। एंड अब हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन का डे ऑफ द वर्ड, एंड डे ऑफ द वर्ड है प्रिक्योनिस। प्रिक्योनिस का मतलब होता है गाइस पूर्व धारणा बना लेना। तो प्रिक्योनिस का मतलब होगा यानी कि पूर्व धारणा बना लेना, यानी कि आपने किसी चीज को देखा या किसी भी पर्सन को देखा और अपने आप से थॉट आए और आपने उसके बारे में खुद से अपनी विचारधारा के अनुसार आपने सामने वालों को समझ लिया कि ये ऐसे ऐसे होने वाला है। ठीक है, तो पूर्व धारणा का मतलब होता है, तो याद रखिएगा इसे में हम पूर्व धारणा का बोल सकते हैं या पहले से जाना या राय कर लेना या पहले से नियम कर लेना। तो याद रखिएगा इसके ऊपर आप सभी को मेक द सेंटेंस बनाना है। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग। एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।